हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव। आज आप लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के सीरीज में ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस करंट अफेयर्स, जिससे 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसके आगे सीरीज में क्वेश्चन क्या है। चलिए, इसके पहले कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, उसके आगे है ये। कह रहा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था 2022 का आयोजन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बर्मिंघम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। हाँ, ये बर्मिंघम में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल। तो देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसमें लिखा गया है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो पीवी सिंधु थी। ठीक है, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? समापन समारोह में तो अंचत शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं, तथा निकहत जरीन जो कि मुक्केबाजी करती हैं, है ना, मुक्केबाज की प्लेयर हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे प्लेयर का नाम दिया है निकहत जरीन, ये इनका संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाज से है। ये समापन समारोह में ध्वजवाहक थी, है ना। उसके बाद बात आती है कि भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारत का पहला स्वर्ण पदक आपका मीराबाई चानू ने जीता था। किस कैटेगरी में जीता था? तो भारत उत्तोलन में जीता था। भारत ने कुल 22 स्वर्ण, 16 सिल्वर और 23 कांस्य, भारत ने कुल 22 स्वर्ण, 16 सिल्वर और तथा 23 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम ने सिल्वर जो है जीता था। तो जो भारतीय क्रिकेट टीम थी, है ना, इस बार जो है उसका क्या कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल में आयोजन हुआ था, तो उसने जो है सिल्वर पदक जीता था। ये जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 से जो भी इम्पोर्टेंट बन रहे थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पेट एग्जाम के लिए, उसको हमने यहाँ पे लिया है स्लाइड के माध्यम से। ठीक, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और ये इसका शुभांकर था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है आपका आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ जो है क्वेश्चन है वो भारत यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है आपका? इस बार का आदर्श वाक्य, इस बार का जो आदर्श वाक्य था सभी के लिए खेल था, है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है पेट के एग्जाम में कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? तो सभी के लिए खेल था। पहले स्थान पर यहाँ पे देखो पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था। ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ऑस्ट्रेलिया ने कुल टोटल जो है आपके 178 पदक जीते थे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा कि आयोजन कब से कब हुआ था। तीसरा नंबर कह रहा कि आयोजन आपका कब से कब हुआ था। आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल हुआ था बर्मिंघम, वो किस देश में है ना, वो शहर किस देश में है? तो इंग्लैंड में है ना। इसके बाद कह रहा 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इस बार का शुभंकर, इस बार का जो शुभंकर है वो क्या था? ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है यही शुभंकर है ना। तो इसका नाम पेरी द बुल था। इसका नाम क्या था? पेरी द बुल था। इसको एक छोटी सी बच्ची ने बनाया हुआ था, है ना। इसके बाद कह रहा कि ये 5 नंबर देखिए आपका क्या कह रहा है कि 8th राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो विक्टोरिया में होगा। विक्टोरिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में होगा, यानी कि 2026 का, है ना। तो ये 2022 का कहाँ पे हुआ था? ये बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ठीक है, बर्मिंघम कहाँ पे है? ये चौथा था, ये आपका 22वां था। ये चौथा था, ये 22nd था जो बर्मिंघम में हुआ था, है ना। और 26वां जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। तो ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। प्रत्येक जो है आपका 4 वर्ष के बाद होता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि
प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। इससे हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जरूर आपका पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछता है हर एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है मुझे लगे उसको मैंने स्लाइड के माध्यम से दिया है। पहला क्या कह रहा है आपका, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देता है। दूसरा नंबर है विद्युत हीटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में चेंज कर देता है। हीटर से हमको जो है विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा मिलती है। लाउड स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। उसके बाद बात आती है आपकी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है ना। उसके बाद बात आती है डायनमो की। तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपका, ठीक है। विद्युत मोटर कभी पूछ लेता है विद्युत मोटर किसको चेंज करता है, कभी पूछ लेता है डायनमो किसको चेंज करता है, ठीक। मोमबत्ती, जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें कौन सा चेंज होता है, उसमें रासायनिक चेंज होता है। रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है ना। उसके बाद बात आती है सोलर सेल। सोलर सेल से क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर पैनल लोग लगाते हैं, है ना। उससे क्या होता है, सूर्य की किरणों से जो है सौर ऊर्जा मिलती है और वो जो है चेंज हो जाती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। किसके द्वारा चेंज होती है, तो सोलर सेल के द्वारा चेंज होती है। विद्युत सेल से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोलर सेल वाला, विद्युत ऊर्जा वाला, ठीक है। ये विद्युत सेल वाला आपका ये बैटरी जो होता है, बैटरी यानी कि जो टार्च आती है बैटरी वाली, वो इसकी क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सितार यांत्रिक होता है, जो एक वाद्य यंत्र होता है। ये क्या करती है, ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है ना। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे खाद्य पदार्थ अपना बनाते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। जो महत्वपूर्ण नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल है वो यहाँ पे हमने लिया है। चलिए देखते हैं क्या है। सिंधु नदी पहला नंबर पे आता है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये आपकी नदी हो गई, ये आपकी नदी हो गई, ये आपकी जो है नदी हो गई, है ना, ये आपकी नदी हो गई। उसके बाद ये आपका उद्गम स्थल हो गया, क्या हो गया, उद्गम स्थल, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से भी निकलती है। झेलम नदी की बात करते हैं तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है ना। और चिनाव नदी ये बारालाचा दर्रा से होकर निकलता है। रामगंगा नैनीताल से निकलता है। रावी जो है ये आपका रोहतांग से निकलता है, रोहतांग दर्रा से। ब्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। नर्मदा नदी भी आपकी अमरकंटक से निकलती है। सोमन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये नर्मदा और सोमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका तापी नदी आपका निकलता है मुल्ताई से, मध्य प्रदेश में। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है और गंगा गोमुख से निकलती है। गंडक नदी है वो नेपाल से निकलती है, इसका उद्गम स्थल नेपाल है। कोसी नदी सप्तकोशी नेपाल से निकलती है। महानदी सिहावा से निकलती है। और गोदावरी जो है ये आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर नासिक से है। कावेरी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी जो है ये आपका जाना पाव पहाड़ी से निकलता है। इसके बाद बात आती है कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी आपका महाबलेश्वर से निकलता है। लूनी नदी जो है ये नाग पहाड़ से होकर निकलता है। साबरमती, ठीक है, साबरमती ये इंपॉर्टेंट है। साबरमती जो है आपका जयसमंद झील से निकलता है। दामोदर नदी जो है ये आपका छोटा नागपुर पठार से निकलता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, छोटा नागपुर पठार
ठीक है, यहाँ आपको दामोदर नदी यहाँ से निकलती हुई दिखेगी। उसके बाद बात आती है घाघरा की। ठीक है, ये घाघरा नदी आपको ये मामसा तुंग ग्लेशियर से निकलता है घाघरा। ठीक है, ये आपका है घाघरा। सतलज, सतलज नदी ये राकसताल से निकलता है, कई बार पूछा है। ठीक है, सतलज नदी राकसताल से निकलता है। तो ये रहे कुछ नदियां और उनके उद्गम स्थल। ये पेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ के एक बार जरूर जाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट भी देखते हैं 7 नंबर स्लाइड क्या है। सामाजिक, सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित संस्थाएं। जो भी आपके सामाजिक धार्मिक सुधार हुए थे आंदोलन, उनसे संबंधित क्या संस्थाएं हैं जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला नंबर आपका है ये एशियाटिक सोसाइटी, ये संस्था का नाम है। इसका स्थापना 1784 में हुआ था, विलियम जोन्स। ये स्थापना उतना ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये आपके संस्थापक इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग अगर टेस्ट सीरीज लगाएंगे उसमें देखते होंगे क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ ऐसे संस्थाएं हैं उनके संस्थापकों के नाम, तो विलियम जोन्स। ठीक, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ये आपका इम्पोर्टेंट है। वेदांत कॉलेज ये उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, ये राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने। बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, ये आपका इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद बात आती है इंडियन लीग की, तो इंडियन लीग की स्थापना आपका शिशिर घोष ने किया था, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आती है तत्वबोधिनी सभा, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं तत्वबोधिनी सभा, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज हो गया ज्योतिबा फूले, ये इम्पॉर्टेंट है ना। एशियाटिक सोसाइटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर इंडियन लीग हो गया, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शिशिर घोष। ब्रह्म समाज ये सब इम्पॉर्टेंट है। जो हमने ये पिंक कलर का लगाया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आर्य समाज की स्थापना आपकी किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ये प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला कंफ्यूजन होता है, लोग जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण को ही मार के आते हैं, रामकृष्ण परमहंस को मार के आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो रामकृष्ण ये आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये जो पिंक वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो जैसे कि सिलेबस में दिया हुआ है, जीए के सिलेबस में आपका जीए के सिलेबस में दिया गया है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो हर स्टेट में कुछ न कुछ कोई ना कोई पर्यटन स्थल है प्रत्येक स्टेट में, लेकिन जो यहाँ पे प्रत्येक स्टेट से निकल के आया है ये इम्पॉर्टेंट, उसको हमने यहाँ पे रखा है। तो बाकी स्टेट वाइज जो पर्यटन स्थल इम्पॉर्टेंट है उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए देख लेते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र स्टेट से। महाराष्ट्र स्टेट में आपकी कन्हेरी की गुफाएं हैं, ठीक है, एलिफेंटा है, अजंता है, एलोरा की गुफाएं, ये इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, महत्वपूर्ण लगे, उसको हमने यहाँ पे रखा है। ये एक आती है बात, कंदरिया महादेव का मंदिर, ये खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका खजुराहो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। लाल किला भी आपका दिल्ली में है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। हवा महल भी आपका राजस्थान में है, ठीक है, जयपुर में। शालीमार बाग आपका श्रीनगर में है। डच महल कोच्चि केरल में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है, ये इम्पॉर्टेंट है। बेलूर जो आपका मठ है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। उत्तर प्रदेश में ठीक है, जनजाति परियोजना क्या क्या चल रही हैं
इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जनजातीय परियोजना है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले थारू विकास परियोजना चल रही है। कहाँ पे चल रहा है आपका ये? बलरामपुर में चल रहा है। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है एकीकृत जनजाति विकास परियोजना। तो योजना परियोजना से एक क्वेश्चन आना है आपका, योजना से, ठीक, और परियोजना से आपका एक क्वेश्चन आना है, तो इसको भी देखते हुए चलना है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। तो एकीकृत जनजाति विकास परियोजना ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक, लखीमपुर खीरी जो है आपका उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है ना। उसके बाद बात आती है लखीमपुर खीरी। बिखरी जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र में चल रहा है, सोनभद्र में। उसके बाद बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, ये आपका बताना है कि किस राज्य में, ये किस उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में चल रहा है। तो इससे हमको मतलब कि उत्तर प्रदेश में जनजाति परियोजना से जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको हमने यहाँ पे रखा है। इसका जो है पूरा एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, और भी जो भी हमको मिलेंगे क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं, ठीक है, संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उत्तर प्रदेश संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो यहाँ पे हम एक जो है आपको उत्तर प्रदेश का मैप आप लोग को दिखाना चाहेंगे। ठीक है, एक बार उत्तर प्रदेश का मैप आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या है, कैसे है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश ये, ठीक, इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। हाँ, उत्तर प्रदेश आपका, अब ये आपका सेट हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, अब इससे पढ़ेंगे तो सही रहेगा। ये हमारा देखो कह रहा है क्वेश्चन, इसमें देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है आपका ललितपुर है। तो ललितपुर ये आपका है, ठीक है, ललितपुर ये आपका ये है। ये ललितपुर के, ये देखो यहाँ आसपास, ललितपुर के आसपास आपको दिख रहा होगा जो भी स्थान है, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये सब चारों तरफ, यहाँ पे आपको जो है एमपी मिलेगा। क्या मिलेगा? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो ललितपुर जो है ये तीनों तरफ से, कहाँ से? तीन साइड से, तीनों तरफ से आपका किससे घिरा हुआ है? ललितपुर आपका एमपी से घिरा हुआ है ना। तो एक ही ज़िले से घिरा है तीनों तरफ से, एक ही ज़िले से नहीं, एक ही स्टेट से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, है ना। तो इसका ये कह रहा है कि क्वेश्चन कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर होगा आपका, ये सही है, ठीक है, जैसे कि आप लोग मैप से देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है आपका, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि दूसरा नंबर आपका ये कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश, ये कह रहा है दूसरा वाला क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है ना। तो ये आप देख रहे हो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ से पूरा ये वाइट वाला पूरा यहाँ तक ले करके आपका है, ठीक, ये पूरा जो है आपको 11 एमपी जो है उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को टच करता है। यानी कि एमपी एक ऐसा स्टेट है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को ये टच करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले एमपी से लगते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 3 नंबर क्या है। 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर क्या रहा? उत्तर प्रदेश से आपकी
उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पे लगता है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश 4 नंबर क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला आपका ललितपुर है। तो ये ललितपुर है, इसके तीनों साइड ललितपुर के तीनों साइड आपका एमपी है, हमने पहले ही बता दिया था, है ना। तो आइए देखते हैं क्या है आगे आपका, आगे देखते हैं। ये सब हो गया। इसके बाद ये लास्ट में है चौथा क्वेश्चन, क्या है कि सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। तो सोनभद्र जिले के, है ना, सीमावर्ती राज्य, यहाँ से आपके 1-2 मतलब कि नंबर 1 बिहार, नंबर 2 आपका झारखंड, नंबर 3 आपका हो गया क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, फिर नंबर 4 आपका हो गया एमपी। यानी कि मध्य प्रदेश एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक। और सबसे दक्षिणी जिला भी है सोनभद्र, ठीक। सोनभद्र से यानी कि 4 राज्यों की सीमा लगती है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अभी मैप बड़ा करते तो आपको पूरा दिख जाता कि हाँ कहाँ से बिहार का लग रहा है सीमा, कहाँ से झारखंड का लग रहा, कहाँ से छत्तीसगढ़, ठीक है। आई होप आप लोग को इससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या रहा है कि भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व, है ना। तो जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोनो, ठीक है, ये कोनो राष्ट्रीय वन। जो कोनो राष्ट्रीय वन है ये आपका जो है एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। अभी हाल में यहाँ पे 8 चीतों को छोड़ा गया है ना। 8 चीतों को मोदी जी द्वारा छोड़ा गया था। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा 8 चीतों को छोड़ा गया था। तो ये वाला यहाँ से तो एमपी वाला तो ये कोनो वाला ज़रूर आप लोग करके जाइएगा कि मोदी जी ने कहाँ पे किस अभयारण्य में जो है 8 चीतों को खोला है, ठीक है, छोड़ा है। जिनमें से 8 चीते थे, जिनमें से 5 जो है इसमें क्या कहते हैं फीमेल हैं और 3 जो है ये मेल चीते हैं। इनको जो है कैसे लेके आया गया था? इनको मतलब वहाँ से नामीबिया से लेके आया गया था। कहाँ से लेके आया गया था? इन चीतों को नामीबिया से लेके आया गया था। देख लेते हैं कहाँ से लेके, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन चीतों को कहाँ से लेके आया गया था, तो नामीबिया से, ठीक है, नामीबिया से इन चीतों को लेके आया गया था। और मध्य प्रदेश के जो है कहाँ पे रखा गया है? एमपी के कोनो में रखा गया है, कोनो में, है ना, कोनो वन में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। अभी पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा था, हमने बता दिया, है ना, कि जब आपको टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत चीतों से रिलेटेड जानकारी रख लीजिए कि अभी हाल में क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखते हैं अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपका। भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व क्या है? भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व क्या है? तो ओरंग असम, है ना, असम में बनाया गया है। तो ये 2016 में बनाया गया। कमललांग आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। और उसके बाद बात आती है श्रीविल्लिपुथुर मेघमलाई 2021 में तमिलनाडु में बनाया गया है। रामगढ़ जो है विषधारी, ये बनाया गया है टाइगर रिजर्व राजस्थान में। और गुरु घासीदास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। तो ये नवीन बने हुए हैं, इसको आप लोग एक बार देख के जाइएगा। बाकी आप क्रोनो को भी देख के जाइएगा, है ना, नामीबिया को पढ़ के जाइएगा। नामीबिया का आप लोग कैपिटल देख के जाइएगा। नामीबिया का क्या कहते हैं, ये नामीबिया से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 12 नंबर आपका देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ये आपका, नेक्स्ट आपका है कि कॉमनवेल्थ गेम, जो ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ है 2022 में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा आपका स्वर्ण पदक किसने जीता है?
है ना। तो क्या देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। क्या रहा कि कॉमनवेल्थ गेम में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। तो सबसे अधिक जो है नंबर 1 पे थी मीराबाई चानू। इन्होंने महिला कैटेगरी 49 किलो वर्ग में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था, है ना। उसके बाद जेरमी लाल वेनुंगा थी। इन्होंने जो है पुरुष कैटेगरी में 67 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद अंचिता सेओली, ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट है। अंचिता ने जीता था पुरुष कैटेगरी 75 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था। ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी थे, ये इम्पॉर्टेंट है ना। इनके नाम याद रखना है। तो मीराबाई चानू, जेरमी लालवेनुंगा और संचिता सेओली। तो इनकी कैटेगरी मतलब कि इन्होंने कितने किलोग्राम में जीता था, और तीनों ने वेट लिफ्टिंग में जीता था। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक क्वेश्चन ये है हर घर तिरंगा अभियान, ठीक, हर घर तिरंगा अभियान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोदी जी ने हर घर तिरंगा 2022 में हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत, है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है इसका आयोजन कराया था। ये आयोजन कितने दिनों के तक चला था। इसका था फ्रॉम 2 अगस्त से 15 अगस्त, है ना। 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच इसका अभियान चलाया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो हर घर तिरंगा अभियान था ये कब से कब कितने दिनों तक चलाया गया था। इसकी डेट पूछी जा सकती है कि 2 से कितने दिन, मतलब कि कितने से कितने तक। तो इसका आपका आंसर होगा 2 से 15 अगस्त के बीच में इसको चलाया गया था। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ये आपका जो दिया गया है फ्रॉम 2 अगस्त से 15 अगस्त, इससे ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा तो हमने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। कौन कौन नाम ये यहाँ पे हैं। सबसे पहले इसका नाम दिया है, नामकरण किया। तो सबसे पहले क्या है, कविकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु को रामसर नाम दिया गया है। उसके बाद पल्लिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु और पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु और पाला आर्द्रभूमि मिजोरम साख सागर मध्य प्रदेश में है। तो ये आपके पहले, दूसरे, तीसरे, 4, 5, मतलब कि भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है, ठीक है। तो इससे जो हमको रामसर से इम्पोर्टेंट लगे वो हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में है थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एग्ज़ाम हब, ठीक है, एग्ज़ाम हब इलाहाबाद, ठीक, एकेडमी आपका। इसको आप लोग जो है अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।